आज की कहानी है धर्मस्थला, जो कि आजकल बहुत सुर्खियों में है। धर्मस्थला मंदिर कर्नाटक में स्थित है, जो कि वो सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि वहाँ का एक सफाई कर्मचारी सामने आया है जिसने ये बयान दिया है कोर्ट में कि मैंने अपने हाथों से यहाँ धर्मस्थला मंदिर के आसपास, यहाँ पे एक नदी है, उस नदी के आसपास लगभग 200 लाशें दफनाई। 200 लाशें ऐसी जिनका कत्ल किया गया था, जिसमें अधिकतर लड़कियां और औरतें थीं। और उसने जो लाशें दफनाई थीं उनके शरीर पर चोटों के निशान थे, बहुत सारे चोटों के निशान। और जो महिलाओं और बच्चियों के जो शव थे उनके प्राइवेट पार्ट्स पर चोटों के निशान थे और जख्मी थे। जिससे ऐसा लग रहा था कि उन बच्चियों के साथ, उन महिलाओं के साथ में कोई जबरदस्ती की गई। ये बहुत दर्दनाक था उसके लिए, लेकिन एक मजबूरी थी, एक दबाव था, उसके फैमिली को मार ना दिया जाए। उसके लिए एक धमकी थी कि तुमको मार दिया जाएगा, तुम्हारी फैमिली को मार दिया जाएगा। इसलिए इस डर में उसने ये सब किया। और अब आगे इसी की कहानी है। तो नमस्कार, मेरा नाम अजीत चौधरी और ये मेरा क्राइम स्टोरीज का 8वां शो है, 8वां एपिसोड। शुरू करते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले, लगभग 2 हफ्ते पहले, एक व्यक्ति सामने आता है कर्नाटक के कोर्ट में, जो कि अपनी गवाही पेश करता है कि मैं 1994 से और 2014 तक लगभग 20 साल मैंने धर्मस्थला मंदिर, जो कि भगवान शिव का मंदिर है, कर्नाटक में है। ये कर्नाटक में धर्मस्थला एक जगह है जो कन्नड़ जिले में आती है। वहाँ पे भगवान शिव की और मंजुनाथ भगवान, वो भी शायद शिव का ही एक रूप है, वहाँ पे एक मंदिर है और उसमें सफाई कर्मचारी रहा है लगभग 20 साल, 19-20 साल सफाई कर्मचारी रहा है। तो जो ये मंदिर है, वहाँ के जो मठाधीश हैं, जिनके हाथ में मैनेजमेंट है इस मंदिर का, बहुत बड़ा मंदिर है, जिसके काफ़ी सारे हॉस्पिटल, अनाथालय, आयुर्वेद विज्ञान के हॉस्पिटल और भी बहुत सारे ट्रस्ट, जो कि सामूहिक विवाह के ट्रस्ट, बहुत बड़ा ट्रस्ट है। इस तरह के ट्रस्ट भी चलते हैं इसके नाम से। जो इनके मठाधीश हैं वो जैन धर्म से हैं। इनके जो मुख्य अधिकारी हैं, जिनके हाथ में इस मंदिर की मैनेजमेंट है, वो जैन धर्म से। लेकिन जो इसमें पूजा होती है वो भगवान शिव की होती है, और जो इसमें पुजारी हैं वो भी हिंदू धर्म से हैं। पुजारी हिंदू धर्म से हैं, पूजा हिंदू धर्म की होती है। लेकिन इनके जो अधिकारी हैं, मठाधीश हैं, जिनके हाथ में मैनेजमेंट है, पैसे का लेन देन है, वो सभी जैन धर्म से हैं। ये एक जैन धर्म और हिंदू धर्म का एक कॉम्बिनेशन है, और ये बहुत साल से चला आ रहा है, लगभग 13वीं सदी से। ये 13वीं सदी में ये मंदिर बना है, उसी समय से ये चलता आ रहा है। तो अभी इसके 24वें मठाधीश हैं, जिनका नाम है धीरेन्द्र खेवड़े। इनका नाम है धीरेन्द्र खेवड़े, जो भी 24वें वहाँ के मठाधीश हैं। तो इसमें एक व्यक्ति जो कि सफाई कर्मचारी रहा था, वो कोर्ट में आके बयान देता है कि 1995 से और 2014 तक ये कर्मचारी रहा है, 19-20 साल। उस 19-20 साल के दरमियान इसने लगभग 200 लाशें दफनाई। 200 लाशें कोई प्राकृतिक मौत की नहीं थी, वो सारी की सारी हत्याएं थी, उसका ये मानना है। और उसने ये बयान दिया है कि ये हत्याएं और इसको दफनाया गया है उस मंदिर के उच्च अधिकारियों के कहने पर। उसने जो भी नाम लिए हैं या कुछ भी, ये अभी मीडिया में नहीं है, ना ही ये बताया गया है। लेकिन बस इतना है कि उस मंदिर के मैनेजमेंट के ऊपर ये आरोप हैं कि उन लाशों को उन्होंने दफनाया है। तो ये लाशें उनके द्वारा दफनाई गई हैं और उसने इस तरह के बयान दिए। ये 2014 में वहाँ से चला गया था, धर्मस्थला छोड़ के। और ये लोग इतने पावरफुल हैं कि आज तक जिसने भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, ऐसा नहीं है कि 200 लाशें एकदम आ गई उसने दफना दी। ये पूरा 20 साल में हुआ है। और जब भी इसके खिलाफ कोई आवाज़ उठी है, मरने वाला हो, उसके घर वाले हों, परिवार वाले हों, उन्होंने कोई भी कंप्लेंट लिखाई है, या तो वो गायब हो जाता है या उसको दबा दिया जाता है।
आज तक उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाया है। जबकि इसके खिलाफ आवाज़ भी उठती है तो कोर्ट ने भी ये आदेश दे दिया था एक बार तो कि इनका नाम कोई नहीं लेगा। अगर कोई केस बनता है तो जो इस मंदिर के अधिकारी हैं इनका कोई भी नाम नहीं लेगा इस केस में। इतने पावरफुल लोग हैं। अगर इस तरह का केस होता है, जांच होगी प्रॉपर क्या है क्या नहीं है, लेकिन इनका नाम नहीं लेगा कोई। रिपोर्ट लिखाएगा, इनके नाम से नहीं लिखाएगा। केवल रिपोर्ट लिखाएगा कोई आदमी व्यक्ति मर गया है या खो गया है, उसकी जांच होगी, वो मिलता है या नहीं मिलता। वो मिलता तो है ही नहीं, क्योंकि उसको दफना दिया गया, फिर उसको पता ही नहीं कहाँ गया कहाँ नहीं गया। और मिलेगा कहाँ से जब पूरा मैनेजमेंट उनके हाथ में है। वहाँ के थाने, चौकी, नेता सब उनके। लोगों की वहाँ इतनी सुनी नहीं जाती है जितनी उनकी वहाँ चलती है। तो उसने जब ये बयान दर्ज करवाया तो उसकी इतनी सिक्योरिटी रखी गई, आप वीडियो में देखोगे, उसकी इतनी सिक्योरिटी है कि उसका चेहरा तक नहीं, आंखें तक नहीं दिख रही हैं जिसने ये बयान दिया है उस कर्मचारी को, ताकि ये पहचान ना हो सके कि ये व्यक्ति है कौन। अगर ये पहचान हो गई, हो सकता है उसके परिवार वालों को मार दिया जाए, हो सकता है उसके साथ कोई अनहोनी कर दी जाए। इसलिए इसको इतना ढक के, इतनी सिक्योरिटी में रखा गया है कि ये लोग उस तक ना पहुंच पाए। उसने 10 साल पहले ही धर्मस्थला छोड़ दिया और कर्नाटक छोड़ दिया, अलग राज्य में रह रहा है 10 साल से, ताकि ये उनके बारे में बता सके और ये कभी उसकी फैमिली तक ना पहुंच पाए या ये पता ना कर पाए कि ये सफाई कर्मचारी कौन था। इसलिए वो 10 साल पहले कर्नाटक छोड़ के 10 साल से दूसरे राज्य में रह रहा है। 10 साल के बाद जब उसे लगा कि मेरी सारी निशानियां वहां से मिट गई होंगी या मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा, तब उसने ये बयान दिया है कि मैंने 200 लाशें इन जगहों पर दफनाई। उसके बयान के तुरंत बाद आनन फानन में बहुत ही जल्दी हो रहा है ये सभी काम। तुरंत प्रदेश सरकार ने आदेश दिया है SIT बनाइए। SIT में पूरे जिले के, पूरे प्रदेश के DIG, IG और SP, SSP इस तरह के इस लेवल के अधिकारियों को चुन के एक SIT बनाई गई है, जिससे ये जांच करवाई जा रही है कि क्या ये सफाई कर्मचारी सही कर रहा है। अभी 3 दिन से उस सफाई कर्मचारी द्वारा उसने जहाँ जगह बताई हैं सभी, कहाँ कहाँ मैंने वो लाशें दफनाई हैं, उसके हिसाब से उसने अभी तक 15 जगह बता दी है। 15 जगहों पर निशानदेही हो चुकी है, ये जगह हैं और मैंने यहाँ इतनी लाशें दफनाई हैं। वो लाशों के पूरे प्रॉपर प्लेट लग गई हैं और वहाँ पे अब खुदाई चल रही है 3 दिन से। 2 दिन खुदाई हो चुकी है। उसमें पहले दिन 1 से 4 नंबर तक की जगहों की खुदाई हुई, जैसे 13 नंबर 1 से 15 नंबर तक की प्लेटें बनाई गई और उन जगह, वो जगह जिसने बताई हैं उसका सफाई कर्मचारी पे, उन पे वो निशानदेही हुई है। तो 1 से 4 नंबर तक की जो जगह थी उनकी खुदाई 2 दिन पहले हुई थी। दो दिन पहले उन 4 जगहों की खुदाई हुई। वो जो चारों जगह थी वो बिल्कुल नदी के किनारे थी, वो नदी है वहां पे। तो उस नदी के किनारे जब चारों जगह की खुदाई की गई, पहले 1 की, 2 की, 3 की, 4 की, पहली जगह की खुदाई की गई तो वहां लगभग 15 फीट तक वो जगह खोदी गई। वहां से कुछ भी नहीं मिला, लेकिन SIT ने जो अपना बयान दिया है वो यही दिया है कि वहां से कुछ भी नहीं मिला है। 4 जगहों तक, 4 नंबर की जगह तक, वहां केवल एक 4थी नंबर पे एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड और एक किसी लेडीज का ब्लाउज मिला है। केवल ये चीजें मिली हैं। हालांकि मिला, वहां के रिपोर्टर्स का ये भी कहना है कि कुछ हड्डियों के अवशेष भी मिले हैं, लेकिन वो हड्डियां इंसानी हैं या किसी जानवर की हैं ये नहीं पता है। पूरा कंकाल नहीं मिला है, ना कोई ऐसी जानकारी मिली है। केवल आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक लेडीज ब्लाउज। जो वहाँ आधार कार्ड था वो किसी इंसान का, मतलब किसी पुरुष का है, और जो पैन कार्ड था वो किसी महिला का है। उस महिला की पहचान हो गई है, उसके घर वालों से भी जानकारी की जाएगी वो महिला कब गुम हुई या वहाँ पे हड्डियाँ मिली हैं कुछ, तो उनका भी DNA सैंपलिंग होगा। उसके बाद में पता चलेगा कि ये महिला कौन थी, कहाँ से लापता हुई, किस तरह से। तो अभी मतलब 4 जगह जो खुदाई हुई थी 2 दिन पहले, उसमें कोई प्रॉपर कुछ भी ऐसा नहीं मिला था। उसके बाद में कल, मतलब अभी कल 2 जगह की खुदाई हुई, 5वीं और 6वीं। इसमें 5वीं जगह से भी कुछ खास नहीं, लेकिन 6वीं जगह से इसमें कुछ हड्डियां, कुछ जबड़े, दांत के इंसानी जबड़े ये मिले हैं। तो परसों 2 दिन पहले तक तो लग रहा था कि ये कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहा है, ये गुमराह तो नहीं कर रहा है, लेकिन
सभी लोग सबकी निगाहों से उसको देखने लगे थे। लेकिन जब दूसरे दिन खुदाई हुई तो एक उम्मीद जगी। उसने उस जगह पे 2 सब दफनाने की बात की गई थी, बताई थी कि मैंने इस जगह पे 2 लाशें दफनाई हैं। तो उस जगह पे खुदाई जब की गई तो कुछ इंसानी कंकाल जरूर मिले, लेकिन उसने बताई हैं 15 जगह की निशानदेही हुई है, लेकिन उसने 50 जगह ऐसी बताई है। उसने अपने बयान में कहा है कि ऐसी लगभग 50 जगह हैं जहां पे मैंने इन 200 लाशों को दफनाया है। अगर ये बात सत्य हुई और इस तरह का कंकाल या फिर इस तरह की लाशें निकलती हैं वहां से, तो ये मान लो लगभग देश का सबसे बड़ा एक हत्याकांड हुआ। ये आने वाले समय पे एक सबसे बड़ी हेडलाइंस होंगी। किस किस की गिरफ्तारी होगी, कौन कौन बचेगा पता नहीं। उसके बाद में जब 6वीं जगह खुदाई हुई है तो वहाँ से कुछ कंकाल मिले हैं, उनको भी DNA सैंपलिंग के लिए भेज दिया गया है। पहचान होगी कौन है कौन नहीं। और वहाँ पे SIT द्वारा कैंप्स लगाए गए हैं और उन्हें कहा गया है कि जितने भी 1994 से और 2014 तक या फिर लोग आप लोगों के वहाँ के लोकल परिवारों के किसी के लापता हुए हैं वो सामने आए और अपनी रिपोर्ट लिखवाएं। और एक बात और, ये अभी रिपोर्ट लिखवाई जा रही है क्योंकि वहाँ की SIT ने लोकल थानों से कहा कि 1994 से 95 से और अब तक की जो गुमशुदगी हुई है वहाँ पर रिपोर्ट लिखाई गई हैं, ऐसी रिपोर्ट्स को हमको ला के दो। लेकिन जब इस तरह की रिपोर्ट मांगी तो थानों का जवाब ये था कि हमारे पास ऐसा कोई डाटा नहीं है, हमारे पास कोई रिपोर्ट ही नहीं है इस तरह की कि वहां से कोई व्यक्ति गुम हुआ है। क्यों नहीं है? तो जवाब आया थाने से कि ऊपर से आदेश था कि इस तरह की रिपोर्ट्स को खत्म कर दिया। तो उस टाइम की कोई भी गुमशुदगी की, हत्या की कोई भी रिपोर्ट वहां है ही नहीं। ये कितनी बड़ी पावर है कि थानों से उस FIRs को गायब कर दिया गया कि कहाँ वो रिपोर्ट है, कहाँ क्या है। इस देश में आज़ादी के इतने सालों बाद भी इस तरह की ताकत, इस तरह का कानून उल्लंघन, अब भी ये सिस्टम चल रहा है। आम इंसान सुरक्षित नहीं है वहाँ पे, कहीं पे भी नहीं है। जहाँ पावर है वहाँ पावर की चलती है। अब तक इसके बारे में किसी को पता ही नहीं था कि इतने लोग वहाँ मर चुके हैं, या मुझे तो लगता नहीं है कि वहाँ की लोकल पुलिस को इस बारे में ना पता हो। अब SIT ने ये भी एक गुजारिश की है कि इन 20 सालों में जो वहाँ पे कांस्टेबल्स रहे थे, क्योंकि कांस्टेबल एक थाने में लगभग 5 से 7 साल तक रहता है। बड़े अधिकारी की 1-2 साल में अदला बदली होती रहती है, लेकिन एक कांस्टेबल 5 से 7 साल तक रहता है और वो जमीन से जुड़ा हुआ होता है, वहाँ के लोकल से आना जाना रहता है। तो SIT का मानना ये है कि किसी ना कोई कांस्टेबल ऐसा सामने आए कि वो बताए कि उस समय पे क्या हुआ था। उसके सामने उसके पास कोई ना कोई प्रूफ तो ऐसे होंगे कि कोई रिपोर्ट लिखाने आया हो या कोई ऐसी घटना हुई हो जिसके बारे में वो बता सके कि उस समय क्या था क्या नहीं था। कोई प्रूफ ऐसा दे सके कि उन लोगों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई की जा सके। अगर इन लोगों की लाशें मिल भी जाती हैं तब भी ये प्रूफ करने में बहुत समय लग जाएगा कि ये लोग किस तरह से मरे थे और किसने मारे थे। केवल एक सफाई कर्मचारी के इस बयान के ऊपर कि उन्होंने ये लोग मारे, ऐसा तो नहीं हो सकता। कोई प्रूफ भी होना चाहिए। बस एक सफाई कर्मचारी का बयान है, उसने वो लाश दफनाई, वो भी सब लाश दफनाई है उन लोगों के कहने पर। ये नहीं है कि उन लोगों ने ही उसको मारा है, उन लोगों के नहीं, केवल उनके सीनियर्स अधिकारी जो थे उनके कहने पर। अब इस मर्डर कांड का, इतने बड़े कांड का कैसे खुलासा होता है, कैसे नहीं होता है, आप लोगों को मैं हर अपडेट देता रहूँगा इसी तरह से। और इस तरह की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जब आगे इसकी अपडेट दूँ तो आप तक पहुँच पाए। बस आज की कहानी में इतना ही। क्या होगा आगे देखते हैं।